साथियों, ये चार महत्वपूर्ण बिंदु बना करके हम विद्यार्थियों को इस देश में जागृत कर रहे हैं और उनको तैयार कर रहे हैं। और तैयार किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि इस देश में जो हालात है, आने वाले समय में अगर उस हालात की कल्पना पूर्वानुमान किया जाए तो जो हमारे पुरखों ने आज़ादी की लड़ाई के दौरान जो कुर्बानियाँ दी, उससे भयंकर परिस्थिति निर्माण हो सकती है। अगर हम पूर्वानुमान करें, आने वाले समय में ये परिस्थिति निर्माण हो सकती है। इस परिस्थिति निर्माण ना हो और वो परिस्थिति निर्माण होने से पहले हम समाज के युवाओं को, विद्यार्थियों को, नौजवानों को, बेरोजगारों को इकट्ठा करके इस देश में ये जागृत करना चाहते हैं, सजग करना चाहते हैं कि ये देश तुम्हारा है, ये देश आपका अपना है और इस देश को अगर आप जिस तरीके से रचोगे उस तरीके से ये देश की रचना होगी। कहा जाता है कि विद्यार्थी ही इस देश का भविष्य है। अगर विद्यार्थी ही इस देश का भविष्य है, इसका अर्थ यह होता है कि विद्यार्थी का भविष्य सुनहरा होगा तो इस देश का भविष्य सुनहरा हो सकता है। मगर इस देश के विद्यार्थियों के साथ जो हालात पैदा की गई है, वो हालात इस तरीके से पैदा की गई है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जैसी एक शिक्षा नीति लाई गई 2020 में। और ये पॉलिसी जब देश में लाई गई, उस वक्त लाई गई जब आपको कोरोना के नाम से, कोविड-19 के नाम से आपको अपने घरों के चहारदीवारियों में बंद करके रखा गया। और उस चहारदीवारियों में बंद करने के बाद आपको बताया गया कि मैं इस देश का नहीं, दुनिया की सबसे बेहतरीन पॉलिसी ला रहा हूं। यह प्रचार किया गया और उस प्रचार के लिए भारत सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च किए। 1-2 लाख नहीं, करोड़ों रुपए खर्च किया, वेबिनार किया, सेमिनार किया, तमाम तरीके से उसका प्रोपेगेंडा किया। और प्रोपेगेंडा इस बात का किया गया कि दुनिया का सबसे बेहतरीन पॉलिसी भारत में एजुकेशन पॉलिसी लाई जाए। और वो एजुकेशन पॉलिसी, दुनिया की बेहतरीन पॉलिसी क्या लाई जा रही है, ये नहीं बताया गया। पॉलिसी में यह बताया जा रहा है कि अब इंजीनियरिंग के विद्यार्थियों को हम वेद और पुराण से आधारित पाठ्यक्रम चलाएंगे। अब पॉलिसी के लोगों ये बता रहे हैं कि अब डॉक्टर लोगों को भी एक सब्जेक्ट दिया जाएगा उनके सिलेबस में कि वो पौराणिक, हमारी सनातनी जो परंपरा से जो पद्धति है, हमारी शिक्षा की पद्धति, उस शिक्षा से पद्धति से लेते हुए उनका पाठ्यक्रम ऐसा तैयार किया जाए कि वो भारत के पूर्व प्राचीन जो शिक्षा पद्धति है उनको उस शिक्षा पद्धति से अवगत कराया जाए। तो सवाल इस बात का नहीं बताया जाता कि जो प्राचीन शिक्षा पद्धति है, वो प्राचीन शिक्षा पद्धति किस आधार पर आधारित पद्धति है। क्या उस शिक्षा पद्धति में यह पढ़ाने की कोशिश की जा रही है, इस देश में 4 वर्ण व्यवस्था थे, उन वर्ण व्यवस्था में इस देश के जो शूद्र वर्ण के लोग थे, जिनको अधिकार वंचित किया गया, उनको अधिकार वंचित की वजह से इस देश के उनके राजपाट को छीना गया। क्या इस व्यवस्था को वो पढ़ाएंगे? नहीं, इसको ये नहीं पढ़ाएंगे, बल्कि यहाँ पढ़ाया जाएगा। नरेंद्र मोदी कहते हैं, एक बार जब इसरो के, भारत के वैज्ञानिकों के बीच में नरेंद्र मोदी जी प्रबोधन करने के लिए जाते हैं, तो प्रबोधन के दौरान ये कहते हैं कि आज 21वीं सदी में हम जो ये उपलब्धि पाते हैं कि चंद्रयान बनाया और चंद्रयान के माध्यम से हम चंद्रमा पे जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हमारे पुरखों ने पौराणिक आधार पर हमने पहले ही पुष्पकयान बनाया। मगर नरेंद्र मोदी से किसी इंजीनियर ने नहीं पूछा कि जो पुष्पकयान बना उसका एविडेंस क्या है।
उसका कोई एविडेंस, भौतिक सत्यापन है? इतिहास के किसी पृष्ठभूमि पर, पृष्ठ पे किसी के पन्ने पर क्या ऐसा जिक्र है कि किसी इतिहास में कहीं भी दुनिया, मान लो भारत के लोग असभ्य रहे होंगे, भारत के लोगों ने पढ़ाई लिखाई नहीं किया होगा, दुनिया के इतिहास के पन्नों पर क्या कभी किसी वैज्ञानिकों ने जिक्र किया कि भारत में पुष्पक विमान पहले बना था? किसी इंजीनियर ने नहीं पूछा। इंजीनियर, जो पढ़ा लिखा इंजीनियर है, वो भी इस बात से सहमत हो गया, मोदी जो कहा वो सर्व सही है। ये कहा मोदी ने। तो अगर मानो कि भारत में पुष्पक विमान था तो वो कहाँ है? उसका इतिहास कहाँ है? कोई इतिहास नहीं है। ये झूठा कपोल कल्पित हमारे लोगों को पढ़ाने का कार्यक्रम होगा, ऐसा कुछ नहीं है। दुनिया के अगर एजुकेशन पॉलिसी उठाओगे, भारत की एजुकेशन पॉलिसी उठाओगे, तो दुनिया के एजुकेशन पॉलिसी से भारत का एजुकेशन पॉलिसी 50 साल पीछे है। कल्पना करो, अमेरिका की एजुकेशन पॉलिसी उठाओ, चीन की पॉलिसी उठाओ, रूस की पॉलिसी, एजुकेशन पॉलिसी उठाओ, आप और भारत की पॉलिसी दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करो तो आपको पता चलेगा कि दुनिया में जो पॉलिसी पढ़ाई जाती है उससे भारत 50 वर्ष पीछे चलता है, चल रहा है। 10 साल का बेटा इंजीनियर बनता है चीन में, 10 साल का लड़का वहां टॉर्च की इन्वेंशन करता है चीन में। जापान में 20 साल का लड़का बेहतरीन एआई जैसे संस्था, एआई जैसे सॉफ्टवेयर तैयार करता है। भारत में क्या तैयार होता है? भारत में कोई विद्यार्थी अगर किसी देवी का बेहतरीन फोटो बना लिया तो पूरी प्रोपेगेंडा किया जाएगा कि भारत में एक बेहतरीन आर्टिस्ट है, वो केवल भगवान का फोटो बना लेने से वो इंजीनियर माना जाएगा। क्या है शिक्षा व्यवस्था भारत की? तो भारत की जो एजुकेशन पॉलिसी लाई गई, ये पॉलिसी, इस पॉलिसी के संदर्भ में मैं एक लाइन हर विद्यार्थियों को हर अधिवेशन में कहते आ रहा हूं। ये जो पॉलिसी है वर्तमान 2020 की एजुकेशन पॉलिसी, ये वास्तव में एजुकेशन पॉलिसी, भारत की एजुकेशन पॉलिसी आने वाले समय में भारत में पढ़ा लिखा गुलाम मजदूर पैदा करने वाली पॉलिसी है। एक लाइन की परिभाषित पॉलिसी है और एलानिया ये चल रहा होगा शायद यूट्यूब ऑनलाइन। ये देश भर के हर राज्य अधिवेशन में ये कहते आ रहा हूं मैं कि ये भारत की जो वर्तमान पॉलिसी है, ये पॉलिसी दुनिया के नजरों में अगर देखा जाए तो भारत की एजुकेशन पॉलिसी हमारे समाज के युवाओं को पढ़ा लिखा करके गुलाम मजदूर बनाने वाली पॉलिसी है। अब इसको हम आपको डिफाइन करते हैं कि ये पॉलिसी कैसे गुलाम मजदूर बनाने वाली पॉलिसी है। नंबर 1 बात, इस पॉलिसी की सबसे अहम बात जो प्रचार में लाया गया, जिसे नरेंद्र मोदी ने करोड़ों रुपए खर्च किया, और ये पॉलिसी में उन्होंने कहा कि हम दुनिया की जो पॉलिसी चलती है उस पॉलिसी के अनुसार इस पॉलिसी में एक सुविधा डालते हैं। वो सुविधा क्या है? स्किल डेवलपमेंट, कौशल विकास योजना के तहत विद्यार्थियों को हम कौशली स्किल डेवलपमेंट सर्टिफिकेट के तहत उनको वोकेशनल कोर्स चलाया जाएगा। अब जरा आप अपने यूनिवर्सिटी में पता करना कि वोकेशनल कोर्स और स्किल डेवलपमेंट के नाम से कौन कौन से कोर्स चलाए जा रहे हैं। भारत सरकार ने लागू कर दिया है और बड़े धड़ल्ले से चल रहा है। तो उस पॉलिसी की जिक्र में ये है कि देश के विद्यार्थियों को उनको कौशल स्किल बनाया जाएगा। शब्द बहुत अच्छा है, आपको स्किल बनाया जाएगा। अब ये स्किल डेवलपमेंट कोर्स क्यों लाया, हमें समझने की जरूरत है।
नरेंद्र मोदी 2014 में जब चुन करके आए तो 2015 और 16 के दौरान दुनिया के तमाम देशों में 27,000 कंपनियों को न्योता दिया। कहा कि भारत में इन्वेस्टमेंट करो, हम सारी सुविधा आपको देंगे, इन्वेस्टमेंट करो। तो भारत में आने से उन लोगों ने मना कर दिया। दुनिया के कंपनी, बड़े बड़े उद्योगपतियों ने कहा नहीं आ पाए। क्यों नहीं आओ? क्योंकि आपके पास स्किल्ड लेबर नहीं है। सरकार को सूचना मिली कि हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी है, उस एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार हमारे पास कोई स्किल्ड विद्यार्थियों का कोई योजना नहीं है कि हम इनको स्किल्ड माने कौशल परख विद्यार्थी पैदा हो, ऐसा कोई पाठ्यक्रम में नहीं है, इसको शामिल करना चाहिए। तो कुछ तथाकथित वैज्ञानिक विद्वान लोगों ने अपनी सुझाव दिया और 2016 में कमेटी बनाई और कमेटियों ने तय किया न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनाई जाए। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी की 2016 में कमेटी बनी और कमेटी बनने के बाद 20 में उस कमेटी का संपूर्ण ड्राफ्ट आया और ड्राफ्ट में ये बात शामिल किया गया कि जो ये कौशल की समस्या है, स्किल की समस्या है, इसको हम समाप्त करना चाहते हैं। अब हम विद्यार्थियों को स्किल परख पैदा करना चाहते हैं। तो कौन सा स्किल परख पैदा करना चाहते हैं मोदी जी? मोदी जी स्किल परख ये पैदा करना चाहते हैं कि आपके बच्चों को वो वोकेशनल ट्रेनिंग देंगे। कौन सी ट्रेनिंग? आपके बच्चों को बागवानी कैसे लगाई जाती है, बागवानी की ट्रेनिंग दी जाएगी। आपके बच्चों को चमड़े के जूते कैसे बनाए जाते हैं, उसकी ट्रेनिंग दी जाएगी। ये सर्टिफिकेट कोर्स में शामिल है। और जो प्रोफेसर लोग होंगे, पूछ लेना, अभी प्रोफेसर साहब थे, उनसे पूछ लेना कि हम सही है कह रहे हैं या गलत कर रहे हैं, करेक्शन करो। हम जो कह रहे हैं वो है सही हो सकता है, ये मत मानो, बल्कि पूछो कि क्या वोकेशनल कोर्स में ये कोर्स शामिल किया गया है, तो पता चलेगा। एजुकेशन पॉलिसी में है कि विद्यार्थियों को मोटरसाइकिल कैसे बनाना चाहिए, इसका कौशल होना चाहिए। विद्यार्थियों को ऑटोमोबाइल्स कैसे बनाना चाहिए, इसका कौशल होना चाहिए। विद्यार्थियों को मोबाइल्स कैसे बनाना चाहिए, इसका कौशल होना चाहिए। विद्यार्थियों को चमड़े के कैसे बनाए जाते हैं, उद्योग होते हैं, उसको कौशल होना चाहिए। कच्ची मिट्टी के बर्तन कैसे बनाए जाते हैं, उसका कौशल होना चाहिए। विद्यार्थियों को खेती बागवानी कैसे की जानी चाहिए, इसका कौशल होना चाहिए। अब जरा अपने दिमाग पर जोर डालो। नाम तो अच्छा है कि कौशल होना चाहिए, पर इसका योजना इंप्लीमेंट क्या है? अब 6 महीने का ये कोर्स सर्टिफिकेट चलाया जाए। 6 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स होगा तो कौन कोर्स करेगा? जरा ईमानदारी से पूछो अपने आप से कि क्या यह कोर्स कोई ब्राह्मण का लड़का करेगा? ब्राह्मण का लड़का चमड़े की 6 महीने की ट्रेनिंग लेगा? बागवानी करने की ट्रेनिंग कोई ब्राह्मण का लड़का करेगा? कच्ची मिट्टी के बर्तन बनाने की ट्रेनिंग कोई ब्राह्मण का लड़का करेगा? उनके भी कोर्स में डाल दिया, भूत भभूत भगाने की भी को सर्टिफिकेट BHU में कोर्स चलाया जा रहा है, पता है कि नहीं? तो वो कोर्स करेंगे, आपके इस कोर्स में नहीं शामिल होंगे, तो वो कोर्स करेंगे। तो कौन करेगा? SC, ST, OBC माइनॉरिटी के विद्यार्थी लोगों को प्रोत्साहित किया जाएगा। कहा जाएगा कि आपके पूर्वज, आपके पिता तो पहले से चमड़े का काम करते आ रहे हैं, तो आपको क्या हर्ज है? तो हमारा बेटा भी कहेगा कि तो हमारे पहले से लोग करते आ रहे हैं, हमें कौन सी दिक्कत, सर्टिफिकेट तो हमें लेना है, सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो वो सर्टिफिकेट कोर्स करने के लिए तैयार हो जाएगा। अब जब सर्टिफिकेट कोर्स होगा, ये कोर्स अमूमन भारत सरकार की न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है, वो ये कोर्स कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 8 के 20 चलाने की योजना एजुकेशन पॉलिसी कहती है। मगर भारत सरकार अभी इसकी इंप्लीमेंट ग्रेजुएट लेवल पर कर रही है।
तो कक्षा 6 से कक्षा 8 के बीच में अगर ये कोर्स चलाया जाएगा तो उन विद्यार्थियों को क्या समझ में आएगा, जो आपके समाज में पढ़ने वाले विद्यार्थी होंगे उनको ये समझ में आएगा कि ये कोर्स कर लो, हमें 6 महीने की ट्रेनिंग करने के बाद हमें छोटा मोटा जॉब मिल जाएगा, तो वो विद्यार्थी कर लेगा। जो विद्यार्थी हायर एजुकेशन के लिए जाता, जो आपके समाज में विद्यार्थी हायर एजुकेशन के लिए जाता, उन विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया जाएगा और स्किल डेवलपमेंट के नाम से उनको यहाँ पर ले आया जाएगा। तो उनमें से विद्यार्थी क्या लगेगा, इधर कोरोना के ही समय इन्होंने एक मजदूर लॉ में 27 इंप्लीमेंट किया। इनको पता है मजदूर कानून होता था, बाबा साहब अम्बेडकर ने जब मजदूर मंत्री थे तो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान पे प्रावधान किया था, लेबर लॉ लाया था। उस लेबर लॉ के अकॉर्डिंग ये प्रावधान था कि 8 घंटे से 1 मिनट ज्यादा आपका काम नहीं लिया जा सकता है ना। एसडीएम साहब तो आप रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट में रहे होंगे, उनको पता है 8 घंटे से ज्यादा आप उस मजदूर का समय नहीं ले सकते। अगर 8 घंटे से ज्यादा हुआ तो ओवर टाइम का पैसा देना पड़ेगा, ये कानून था। दूसरा कानून था, अगर लेबर आपके यहाँ काम करते करते कोई इंसिडेंट होता है, एक्सीडेंट होता है, तो उस परिस्थिति में जो मालिक होता था उसको बीमा के तहत कंपनसेशन करता था, लॉ में प्रावधान था। आज वो लेबर लॉ खत्म कर दिया और लेबर लॉ खत्म होने की वजह से जो काम 8 घंटे का था उस काम को 12 घंटे में कन्वर्ट कर दिया गया। योगी ने कई बार पेपर में कहा कि कर्मचारियों को जो काम पूरा नहीं कर रहे हैं उनको 12 घंटे काम करने होंगे। 12 घंटे का काम हुआ, मतलब अब देखो गुलामी कहां हो गई हमारे पढ़े लिखे लोगों को समझ में नहीं आती। बाबा साहब अम्बेडकर ने लिख करके रखा कि 8 घंटे से 1 मिनट ज्यादा नहीं काम करवाया जा सकता मजदूरों से। हमारा पढ़ा लिखा नौजवान 12 घंटा काम करता है। 12 घंटा का मतलब क्या हुआ, महीने के 12 महीने काम करना, और 12 महीने काम करोगे 8 महीने का पेमेंट मिलेगा, 4 महीने फोकट का कंपनी के लिए काम करोगे। ये हो गई गुलामी, ये हो गई गुलामी। पता करो बंबई दिल्ली वाले लोगों को रहने का, पता करो, देखो 12 घंटे काम करते हैं। उत्तर प्रदेश में ही आपको मिलेंगे सिक्योरिटी गार्ड वाले 12 घंटा शिफ्ट रहते हैं, 12 घंटे हो गए। तो ये जो पॉलिसी लाई गई इस वजह से एम्प्लॉयमेंट खत्म हुआ, बेरोजगारी बढ़ गई, और जब बेरोजगारी बढ़ी तो आपके पिता बेरोजगार हो गए। जब आपके पिता बेरोजगार हो गए तो आपने सोचा मैं साला का मेरा पिता तो एकदम बेरोजगार पड़ा हुआ है, तो मुझे कम से कम सर्टिफिकेट कोर्स कर लेता हूँ। एक कौशल योजना के तहत मुझे सर्टिफिकेट कोर्स कर लूँगा और सर्टिफिकेट कोर्स करने से मेरा फ़ायदा हो जाएगा, कहीं जॉब लग जाएगा, 10,000 5,000 की मेरी नौकरी लग जाएगी। इस चक्कर में आप जैसे नौजवान कौशल विकास योजना में चले जाते हैं और उनको लगता है कि हमारी 10,000 की नौकरी मिल गई तो ये जिंदगी की सबसे बड़ी उपलब्धि हो जाएगी, मगर वो गुलामी है। 12 घंटे 10,000 की नौकरी है, गुलामी है, नौकरी नहीं है, ये गुलामी है। इस गुलामी करना पड़ेगा, ऐसी परिस्थितियां देश में लाई जा रही है। इससे क्या होगा, जो आपके समाज में विद्यार्थी, टैलेंट विद्यार्थी नौजवान था, जिसको अवसर होता हायर एजुकेशन जाने के लिए, वो विद्यार्थी हायर एजुकेशन की तरफ नहीं जा पाएगा। जब हायर एजुकेशन की तरफ नहीं जा पाएगा तो हम जैसा सवाल नहीं कर पाएगा, खत्म हो जाएगा। ये प्रावधान किया क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा
कि हमारे नौजवानों को सबसे ज्यादा काम क्या करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करना चाहिए और बचा हुआ समय समाज के लिए लगाना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा 1856 में ही कहा, पढ़ो बाबा साहब अम्बेडकर को, कहा उन्होंने कि ज्यादा से ज्यादा हायर एजुकेशन लेना चाहिए। तो इन्होंने कहा कि इनको कम से कम हायर एजुकेशन दिया जाए। तो हायर एजुकेशन कम देने के लिए एजुकेशन पॉलिसी लाई। अब एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो विद्यार्थी हायर एजुकेशन की तरफ जाता उनका मनोबल होगा। फिर नेक्स्ट, कई विद्यार्थी झगड़ करके किसी परिस्थिति में हायर एजुकेशन की तरफ जाते, 12th पास करते और 12th पास करने के बाद वो विद्यार्थी प्रोफेशनल एजुकेशन में जाएंगे, डॉक्टर बनेंगे, MBBS डॉक्टर बनेंगे, वकालत आज 5-4 साल की हो गई, वकालत करेंगे, प्रोफेशनल एजुकेशन MBA करेंगे, प्रोफेशनल एजुकेशन ऐसे इंजीनियरिंग करेंगे, प्रोफेशनल एजुकेशन ये 12th बाद ये करेंगे विद्यार्थी। तो नहीं होना चाहिए। क्या प्रावधान लिया, फीस वृद्धि किया। एक डॉक्टर बनाने के लिए आज आपके पास कम से कम आपके पास 40 लाख, कम से कम 40 लाख, ज्यादा से ज्यादा करोड़ रखो। अब आपके समाज में कौन इतना बड़ा उद्योगपति है कि अपने समाज में आपको डॉक्टर इंजीनियर बना सकता है? ये परिस्थिति। अब डॉक्टर इंजीनियर भी इसके बावजूद भी हमारे समाज के लोग लड़ झगड़ करके अपने खेत को गिरवी रख करके, अपने आप को अपने माँ की गहने गिरवी रख करके फिर भी डॉक्टर बनने को तैयार हुए। तो इन लोगों ने सोचा इसका भी बंदोबस्त करना पड़ेगा। तो नीट जैसा योजना लाया और नीट एग्जामिनेशन NTA को दिया। NTA ऐसी संस्था है, इतनी करप्ट संस्था है, उस करप्ट संस्था को एग्जामिनेशन प्रोसेस को कंप्लीट करने का दिया और उसी NTA ने पेपर लीक कर दिया नीट का। और नीट का एग्जामिनेशन करने के बाद आज तक उन विद्यार्थियों का भविष्य गर्त में है, कोई समाधान नहीं। नीट कह रहा है, बेशर्म होकर के नीट के लोग कह रहे, NTA के लोग कह रहे हैं कि नहीं पेपर लीक नहीं हुआ। विद्यार्थी कह रहा है पेपर लीक हुआ। जिसके साथ घटना घटी वो कह रहा है कि पेपर लीक हुआ, वो कह रहा है घोटालेबाजी हुआ, स्कैम हुआ। NTA कह रहा है कुछ नहीं हुआ। पता है कि नहीं, NTA ने बयान दिया कुछ नहीं हुआ और शिक्षा मंत्री ने भी बयान दिया कुछ नहीं हुआ। थोड़ी बहुत कहीं कहीं आई थी घटना, उसको हमने दुरुस्त कर लिया। अरे दुरुस्त किया तो 720 नंबर में से 719 नंबर कैसे आया? सवाल इस बात का है। तुमने दुरुस्त किया तो 720 नंबर का टोटल मार्किंग नीट का, उस टोटल मार्किंग नीट के 720 में से निगेटिव मार्किंग आपके पास है। तो निगेटिव मार्किंग करोगे 720 में से, अगर एक क्वेश्चन गलत करता है नौजवान तो 720 में से 1 नंबर कटेगा प्लस एक क्वेश्चन का। अगर 3 नंबर है तो 4 नंबर कटना चाहिए। तो उस नौजवान को 720 का 716 मिलना चाहिए। 719 कैसे आया? ये घोटाला, इतना भयंकर घोटाला। ओके, इसके बावजूद कह क्या रहा है NTA कि हमने ग्रेस मार्क लगाया। कुछ समय परीक्षा बाधित हुई तो मैंने ग्रेस मार्क लगाया। ग्रेस मार्क लगाने के क्या पैमाने? कंपटीशन में ग्रेस मार्किंग करने का क्या पैमाना है कंपटीशन में? फिर आप ग्रेस मार्किंग लगा रहे हो तो फिर आप कैसे कह सकते हो यह निष्पक्ष एग्जामिनेशन है? फेयर एग्जामिनेशन कैसे है? नहीं है फेयर एग्जामिनेशन। इसलिए साथियों, ये नौजवानों के साथ खासतौर पर SC ST OBC माइनॉरिटी के विद्यार्थियों को प्रोफेशनल एजुकेशन से बहिष्कृत करने का ये कार्यक्रम है। अब बचा हुआ प्रोफेशनल एजुकेशन से जो विद्यार्थी हायर एजुकेशन की तरफ जाता, उन विद्यार्थियों के लिए भी ये व्यवस्था लागू किया गया एजुकेशन पॉलिसी में कि अब उन विद्यार्थियों को 4 साल, जो 3 साल का BA था वो 4 साल का BA होगा।
एजुकेशन पॉलिसी पढ़ो, उसमें यह भी प्रावधान दिया गया है कि ड्रॉप आउट कम करने के लिए बड़े पैमाने पे भारत में ड्रॉप आउट रेशियो ज्यादा है। ड्रॉप आउट का मतलब विद्यार्थी बीच में ही अपना एजुकेशन छोड़ देते हैं, तो सरकार की बेइज्जती होती है दुनिया में। तो जब सरकार की बेइज्जती होती है तो उन्होंने कहा कि ड्रॉप आउट कम करने के लिए एक प्रावधान लाया। क्या लाया कि अगर बीए आप कर रहे हो तो बीए अगर 1 साल का आपने किया, ड्रॉप आउट कम करो, ये कोई प्रावधान नहीं है। अगर बीए आप कर रहे हो और बीए 1 साल का किया तो 1 साल के बीए वाले को 1 साल का सर्टिफिकेट का प्रावधान दिया जाएगा। सर्टिफिकेट दिया जाएगा, बैचलर की डिग्री नहीं, सर्टिफिकेट दी जाएगी कि आपने बैचलर डिग्री के लिए 1 साल का अध्ययन किया है, ये सर्टिफिकेट आपका है। मगर उस एजुकेशन पॉलिसी में उन्होंने ये नहीं कहा कि जो ये सर्टिफिकेट दे रहे हो वो सर्टिफिकेट से क्या भविष्य में हमें ग्रेजुएट माना जाएगा, उस सर्टिफिकेट का उपयोगिता कहाँ होगी, क्या उस सर्टिफिकेट के आधार पर हम क्लर्की की नौकरी कर लेंगे, क्या उस सर्टिफिकेट के आधार पर हम वैकेंसी के लिए आहर्ता हो जाएंगे। कोई प्रावधान नहीं है इन एजुकेशन पॉलिसी में, आपको धोखे में रखा। अगर आपने 2 साल का कोर्स किया तो आपको डिप्लोमा की उपाधि दी जाएगी, अगर आपने 3 साल का कोर्स किया तो बैचलर की डिग्री होगी, परंतु वो बैचलर की डिग्री कंप्लीट डिग्री नहीं होगी, इसलिए आपको 4 साल की डिग्री अडॉप्ट करना होगा और वो 4 साल की डिग्री आपको लेनी होगी, तभी आप बैचलर माने जाओगे। ये प्रावधान। अगर आप अब 4 साल का जब आप हो गए तो आपको एक और प्रावधान दिया कि आप 1 साल का कोर्स और शामिल कर लोगे तो आपको पीजी हो जाओगे। जब पीजी हो जाओगे तो एमफिल खत्म कर दिया, तो अब इन्होंने कहा कि अब विद्यार्थियों को रिसर्च की तरफ ले जाना चाहिए हमें, तो रिसर्च की तरफ ले जाने के लिए प्रावधान किया, तो पॉलिसी बनाई कि विद्यार्थियों का प्रोत्साहन किया जाएगा, इनको रिसर्च की फील्ड में ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहन चाहिए। अब रिसर्च के फील्ड में ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहन की बात होगी तो सवाल इस देश में आ गया कि रिसर्च के लिए भारत सरकार खर्च कितना करती है। साथियों, दुनिया में हर साल कम से कम सैकड़ों रिसर्च पेटेंट किए जाते हैं। पेटेंट होता है, पेटेंट रिसर्च, जो रिसर्च स्कॉलर होगा उससे पूछना पेटेंट क्या होता है। रिसर्च पेटेंट किए जाते हैं। भारत में पेटेंट नाम का रिसर्च ही नहीं दिखता। क्यों? क्योंकि भारत में रिसर्च पर भारत सरकार ने जो फेलोशिप थी बंद कर दिया। अभी 11 फेलोशिप चला रही है। ओबीसी की इस देश में फेलोशिप चलती थी, यहाँ पर बैठे हुए ओबीसी के लोग हैं, मगर कभी ओबीसी के लोगों ने, ना प्रोफेसरों ने, ना प्रोफेसर ओबीसी ने, ना रिसर्च ओबीसी ने ये कभी आवाज उठाई कि आज 2019 से लगातार ओबीसी का स्पेशल 32,000 फेलोशिप मिलता था रिसर्च के लिए। वो रिसर्च फेलोशिप यही नरेंद्र मोदी, जिस नरेंद्र मोदी को आपने ओबीसी के नाम से चुना था कि ये ओबीसी का नेता है, यही मोदी जी ने ओबीसी का रिसर्च फेलोशिप बंद कर दिया। अभी तक बंद है 2019 से। अब रिसर्च पर पैसे नहीं तो रिसर्च कैसे होंगे, पेटेंट कैसे होंगे? तो पैसा किधर जाता है? आपका सारा पैसा मंदिर की तरफ जाता है। आपको एक अफीम दिया जाता है। इसलिए कार्ल मार्क्स कहते हैं कि धर्म अफीम है और आपको वो अफीम की गोली खिलाई जाती है। आप भी, आपके हमारे नौजवानों को हिंदू राष्ट्र के नाम से, हिंदू की रक्षा करने के नाम से उसको लगाया जाता है।
कि हमें हिंदू राष्ट्र की रक्षा करनी है और हिंदू खतरे में है, हिंदू को बचाना है, मगर वही हिंदू जब ये कहता है कि मेरे ओबीसी के हिस्सा 52% है, मुझे 52% मेरा लोकतंत्र में दो, तो उसी ओबीसी को जो हिंदू तुम्हें बनाता है वही ब्राह्मण कहता है तुम हिंदू नहीं हो, तुम तो अहिर गरेडिया हो, तुम तो पटेल कुर्मी हो। कब आपको जाति में बांट देता है, जब आप अपने अधिकार की बात करते हो। काय के हिंदू, किस बात पर आप हिंदू हो? जब आप कहते हो कि आज़ाद भारत में आज हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, उस अमृत महोत्सव में आज भी आज़ाद भारत में एक भी मुख्य न्यायाधीश ओबीसी का नहीं दिखाई दिया। जरा पूछो, अगर ओबीसी का है तो ओबीसी की संख्या 52% है, तो 52% ओबीसी को 52 जगहों पर क्यों नहीं अधिकार मिला 100 में से? तब तो आपको कहा जाएगा कि ये ओबीसी है, ये जाति है, आपको जाति में बांटा जाएगा। जब वही एससी कहेगा कि मुझे भी रिजर्वेशन प्रमोशन चाहिए, तब इसी एससी को रोका जाएगा। तुम तो शूद्र हो, तुम तो अछूत हो, उसको अछूत कह करके रोका जाएगा। तुम नालायक हो, तुम्हारे अंदर योग्यता नहीं है, तब उसको अयोग्य बनाया जाता है। मगर यही देश में ईडब्ल्यूएस के नाम से 8 लाख रुपया जिसका इनकम है, उसको ईडब्ल्यूएस के नाम से 0 बैलेंस पे, 0 नंबर पर एमबीबीएस में भर्ती की जाती है, एमबीबीएस में एडमिट किया जाता है। तब इन लोगों का मेरिट कहाँ जाता है? पूछो जरा, तब इन लोगों की मेरिट किधर जाती है? ये हालात है इस देश में। यानी इस देश में मंदिर के नाम से, हिंदू राष्ट्र के नाम से हमारे नौजवानों को बरगलाया जा रहा है। और बरगला करके आज वर्तमान समय में हमारे विद्यार्थियों को 2 काम पर लगाया गया है, नौजवानों को। नंबर 1 काम आईपीएल चलाना। नंबर 1 काम कहाँ है? आईपीएल। हमारा नौजवान कहाँ अपना समय व्यस्त करता है? आईपीएल में। किसका मैच है? अच्छा, धोनी वाली टीम है, वो सारा समय उस पर लगाता है आईपीएल। दूसरा, आईपीएल में ही एक सीधा गया ऑनलाइन गेमिंग। ऑनलाइन गेमिंग की वजह से हमारा नौजवान लाखों रुपए अपने घर को बर्बाद करने को तैयार हो गया है। ये हालात बनी हुई है, ये हालात है हमारे नौजवान को। दूसरा काम कहाँ लगाता है? धर्म की रक्षा करने के नाम से, धर्म की रक्षा करने के नाम से लगाता है। और ये दोनों काम लगा करके वो अपने बेटे और बेटी को डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, आईएएस, पीएस बनाते हैं। इस कानून कैसे बनाया जाए, इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए, ऐसे वहदे पर रखते हैं, ऐसे पोस्ट पर उनको डालते हैं और आपको, हमको हिंदू रक्षक के नाम से भर्ती करते हैं। ये आपके साथ धोखे हो रहे हैं, आपके साथ धोखा हो रहा है। उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक निरंतर कई साल से संघर्ष कर रहे हैं, मगर इस योगी सरकार जो कहती है कि ये हिंदू है, हम हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। अरे योगी, अगर आप हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हो तो ये बात तो प्रूव करो कि 69,000 शिक्षकों में जो ओबीसी, एससी, एसटी है, ये हिंदू है नहीं है? ये प्रूव करो। अगर हिंदू है तो इनको 69,000 शिक्षकों को क्यों परेशान कर रहे हो? क्यों संघर्ष करना पड़ रहा है? इनके साथ न्याय क्यों नहीं हो रहा है? इनको न्याय दो। अगर न्याय नहीं देते हो, इसका मतलब योगी जान रहा है कि ये हिंदू नहीं है, ब्राह्मण जानता है कि ये हिंदू नहीं है। हिंदू के नाम से इनको अफीम चढ़ा करके, इनको बरगला करके, इनका वोट हथिया करके इस देश में ब्राह्मण राज स्थापित करना चाहते हैं, और वो कर रहे हैं। इसलिए आप और हम उनके एलिमेंट बने हुए हैं, उनके औजार बने हुए हैं। हमारे नौजवान उन हिंदू के नाम से हम उनके औजार बने हुए हैं। ये औजार बने होने की वजह से
आजाद भारत में अमृत काल में आज हमारी हालात ये है। इस देश में एनसीआरबी रिपोर्ट के अनुसार इस देश में 1.64 लाख लोग आत्महत्या प्रति साल करते हैं और 1.64 लाख लोग जो आत्महत्या कर रहे हैं, एनसीआरबी कहती है उस 1.64 लाख में से 7% विद्यार्थी है, 7.28% विद्यार्थी है जो आत्महत्या कर रहे हैं और उस 1,64,000 में से 9.8 के ऊपर यानी 9% से ऊपर बेरोजगार लोग हैं, 16% किसान है। कौन लोग हैं आत्महत्या कर रहे हैं? सोचो जरा, भारत में ये हालात है। भारत देश युवाओं का देश है, मगर ये भारत देश वर्तमान में जो युवाओं का देश है, जो नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में जो हालात आज पैदा हुई है, ये वास्तव में आने वाले समय में ये भारत देश युवाओं का देश नहीं रह जाएगा साथियों। आने वाले समय में यही हालात रही कि इस देश में आत्महत्या वाली देश हो जाएगी, आत्महत्या करने वाली देश हो जाएगी। एक उदाहरण आपको देता हूं। दिल्ली में एक इंजीनियर नौजवान था, क्षितिज नाम का नौजवान। उस इंजीनियर ने लॉकडाउन में उसकी नौकरी चली गई और जब उस इंजीनियर की लॉकडाउन में नौकरी चली गई तो इंजीनियर दिल्ली में रहता था, अपना और अपने माँ के साथ रहता था, उसको नौकरी नहीं मिली। लॉकडाउन समाप्त होने के बाद भी नौकरी नहीं मिली। तब उस इंजीनियर ने कहा कि आने वाले समय में हम कैसे जिएंगे इसका हमें कोई अंदाजा नहीं है। वो निराश हो चुका था तो उस इंजीनियर ने आत्महत्या का प्लान बनाया। लाइव बता रहा हूं, उस इंजीनियर ने आत्महत्या करने का प्लान बनाया। जब उस इंजीनियर आत्महत्या करने का प्लान बनाया तो उसको याद आया कि मैं तो मर जाऊंगा, मेरी बूढ़ी माँ का क्या होगा। तब उस इंजीनियर ने सोचा अगर मैं मर गया मेरी बूढ़ी माँ का क्या होगा, इसका बंदोबस्त करना होगा। तो उस इंजीनियर ने उसी रात में गया, माँ के लिए अच्छा भोजन होटल से लाया और अपना भी खाया, माँ को भी खिलाया और खाने खिलाने के बाद माँ के साथ बात करता रहा, कहानी सुनाता रहा। उस इंजीनियर ने, कर्जे से डूबा हुआ इंजीनियर था, वो माँ को कहानी सुना रहा था और माँ को कहानी सुनते सुनते माँ को आंख लगती है, माँ पलक झपकता है। जैसे ही माँ का पलक झपकता है वैसे ही इंजीनियर बेटा ने अपने माँ का गला रेत देता है और माँ का गला रेत देता है और गला रेतने के बाद वो इंजीनियर खुद पॉइजन लेता है, अपना भी मरता है, माँ को भी उस सुसाइड करता है। ये हालात है देश में, ये हालात आपके इलाहाबाद में भी है। कितनी सुसाइड नोट मिले, नौजवान पढ़ते पढ़ते निराश हो जा रहा है और निराश होने के बाद उसके पास कोई विकल्प नहीं है। इस उत्तर प्रदेश की सरकार मात्र 7 साल में 9 पेपर लीक किया, पता है आपको। यूपी टेट जैसी पेपर लीक किया, बीएड की संयुक्त परीक्षा है उसका भी पेपर लीक किया। उत्तर प्रदेश की सरकार कहती है सरकार हम सबसे बेहतरीन सरकार चला रहे, योगी कहते हैं कि हम बेहतरीन सरकार चला रहे, सुरक्षित सरकार चला रहे हैं। अगर सुरक्षित सरकार चला रहे हैं तो आपके ही जमाने में कार्यकाल में ये 9 पेपर क्यों लीक हुआ? देश भर में 7 साल में 70 पेपर लीक्स हुए। ये तो वो पेपर लीक हुए जिसका रिकॉर्ड, जिसका रजिस्ट्रेशन हुआ पुलिस विभाग में। कुछ ऐसे भी पेपर होंगे जिसका रजिस्टर ही नहीं हुआ होगा। ये हालत है देश। तो यानी आपको नौकरी नहीं देना चाहते हैं, आपको नौकरी नहीं देना चाहते हैं, आपको एजुकेशन पॉलिसी से बेदखल करना चाहते हैं। एजुकेशन पॉलिसी ला करके, अब एजुकेशन पॉलिसी में केवल विद्यार्थियों का नुकसान नहीं है, आने वाले समय में अध्यापक गण का भी नुकसान है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कैसे अध्यापकों का नुकसान क्या है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इन्होंने मर्जिंग सिस्टम लाया है।
मर्जिंग सिस्टम का मतलब अगर एक ही कैंपस में अगर प्राइमरी एजुकेशन और मिडिल एजुकेशन दोनों चल रहे हैं तो सरकार ने कहा दोनों को मर्ज करो, दोनों को मर्ज कर दिया। दोनों का मर्ज मतलब अब दो प्रिंसिपल जो होते थे, एक प्राइमरी का प्रिंसिपल होता था, एक जूनियर हाई स्कूल का प्रिंसिपल होता था। अब उसको मर्जिंग सिस्टम लागू होने से केवल एक प्रिंसिपल रहेगा, या जूनियर का रहे या प्राइमरी का रहे, वो दोनों देखेगा। और वही जूनियर का टीचर भी प्राइमरी को भी पढ़ाएगा और जूनियर को भी पढ़ाएगा। नौकरी समाप्त, वैकेंसी समाप्त। क्या आपको पता है कि कोरोना के लॉकडाउन के समय अजीम प्रेमजी नाम की एक यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी ने 2018 में एक रिपोर्ट लाया, कहा डिमोनेटाइजेशन के नाम से, जो नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस देश में हम भ्रष्टाचार मुक्त देश लाना चाहते हैं, जो भ्रष्टाचार मुक्त देश लाना चाहते हैं, उन्हीं के कार्यकाल में नोटबंदी आई। और उस नोटबंदी की वजह से अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी ने एक रिसर्च लाया, रिपोर्ट लाया। उसने कहा कि नोटबंदी की वजह से 50 लाख नौकरियां समाप्त हो गई। नौकरी देने की बात छोड़ दो, नरेंद्र मोदी ने 2014 में आपसे वादा किया था। क्या वादा किया था? हमारी सरकार बनेगी तो हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे। जिस नरेंद्र मोदी ने आपको वादा किया था कि 2 करोड़ नौकरियां देंगे, उन्हीं नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में, उन्हीं प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल में अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी कहती है 50 लाख नौकरियां समाप्त हो गई। जो नौकरी कर रहे थे उनको बाहर कर दिया गया 2018 के रिपोर्ट के अनुसार। फिर 2019 में दैनिक भास्कर की रिपोर्ट आई। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट में यह बात सामने आई कि 50 लाख नहीं, 1.1 करोड़ नौकरियां समाप्त हुई। जिस मोदी ने आपको वादा किया था कि 2 करोड़ नौकरियां देंगे, उसी नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में 1.1 करोड़ नौकरियां 2019-20 के दौरान समाप्त कर दिया। अभी 6 महीने पहले की रिपोर्ट है, 52 कंपनियों ने, कुछ मानिंद कंपनियों ने, रिलायंस टाटा जैसी कंपनी, रिलायंस जैसी कंपनियों ने 52,000 कर्मचारियों की छटनी कर दी। पता है, 52,000 कर्मचारियों की छटनी कर दी। अब आपके पास क्या विकल्प है? हमारा नौजवान सोचता है कि हम पढ़ाई करेंगे और पढ़ाई करके हम नौकरी करेंगे, मगर आप नहीं सोचते कि आपकी नौकरी छीनी जा रही है, आपको नौकरी से वंचित किया जा रहा है, आपको अपने जीवन का जो व्यवस्था है चलाने के लिए उससे वंचित किया जा रहा है। अगर आपको नौकरियों से वंचित किया जा रहा है तो आपके पास विकल्प क्या है? अब इसका समाधान क्या है? हमारे नौजवानों को इसका समाधान खोजना चाहिए, मगर कोई भी देश में ऐसा नौजवान दिखाई नहीं देता कि इसका समाधान खोजे। इसलिए साथियों, हम लोगों ने समाधान खोजा, भारतीय विद्यार्थी मोर्चा के लोगों ने इसका समाधान खोजा। क्या समाधान होगा? इस देश में अगर नौजवान अपनी समस्याओं का समाधान करना चाहते हैं तो मात्र एक ही रास्ता आपके पास विकल्प बचा हुआ है कि इस देश में आपको आंदोलन करने की तैयारी करनी होगी। इसके अलावा आपके पास कोई विकल्प नहीं है। इसके अलावा दूसरा भी विकल्प मैं बताता हूं, वो है आपके पास। वो क्या है? या तो लड़के मरो तो इतिहास के पन्ने पे होगे, या तो कुत्ते की मौत मरो। कुत्ता गली में रहता है, कुत्ता गली में खाता है और एक दिन मर जाता है और लोग कहते हैं, उसको दफन कर देते हैं। 2-4 लोग कह देते हैं, अरे बहुत अच्छा कुत्ता था, चला गया, बहुत अच्छा रक्षा करता था हमारे गांव का, वो चला गया। तो या तो कुत्ते की मौत हमें मरने के लिए स्वीकार करना होगा, या तो हमें लड़ करके मरने के लिए स्वीकार करना पड़ेगा। ऐसी परिस्थिति निर्माण हो गई। अब लड़ाई किस प्रकार की लड़नी होगी? लड़ाई जो लड़नी है हमें, वो बंदूक
तलवार और लाठी डंडे से नहीं लड़नी है। हमें लड़ाई जो लड़नी है, हमारे पुरखों ने हमें संवैधानिक अधिकार दिया है। अगर हमारे पुरखों ने हमें हमारा संवैधानिक अधिकार दिया है तो संवैधानिक अधिकार का प्रयोग हम ही को करना होगा, ब्राह्मण नहीं करेगा, हम ही को करना होगा। तो संवैधानिक अधिकार के लिए क्या करना होगा? संविधान के दायरे में रह करके संगठित शक्ति निर्माण करनी होगी। अगर इस देश में व्यवस्था परिवर्तन करना चाहते हो तो व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए इस देश के राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन निर्माण करना होगा। और राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन निर्माण करने के लिए आपको अपने जिंदगी में 5 चीज न्यौछावर करनी होगी, कीमत चुकानी पड़ेगी। इस देश में आजादी जब हासिल हुई उस समय भी हमारे पुरखों ने कीमत चुकाई थी। यहाँ तक सुभाष चंद्र बोस ने ये बात कहा था कि जो तुम मुझे खून दो तब तुझे हम आजादी देंगे। सुभाष चंद्र बोस को पता था ये गुलाम लोग हैं, अब गुलामों से अगर हम खून मांगेंगे, ये तो खाने बिना मर रहे हैं, तो ये खून कहाँ से देंगे, इनसे कैसे आज़ादी मिलेगी। मगर सुभाष चंद्र बोस को पता था कि कीमत चुकाए बगैर परिवर्तन नहीं होता। हमारे नौजवान क्या सोचते हैं कि हम नहीं जाए आंदोलन में, हम नहीं जाए कहीं धरना प्रदर्शन में, हम नहीं जाए अपना अधिकार मांगने के लिए, अधिकार मिल जाना चाहिए। तो दुनिया का सिद्धांत है, अगर परिवर्तन चाहते हो तो दुनिया में परिवर्तन इसी सिद्धांत पर मिला है कि कीमत चुकाए बगैर परिवर्तन नहीं होता है। तो आपको कीमत चुकानी पड़ेगी। क्या कीमत चुकानी पड़ेगी? अपना समय लगाना पड़ेगा। कहाँ समय लगाना पड़ेगा? समाज में। समाज में किस बात के लिए समय लगाना पड़ेगा? इसलिए लगाना पड़ेगा कि साथियों, हमारे पुरखों ने रो करके कहा था, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने ये बात रो करके हमारे लोगों को, हमारे नौजवानों से कहा था कि नौजवानों, पढ़ाई लिखाई कर लेना, पढ़ाई लिखाई कर लेने के बाद क्लर्की की नौकरी के चक्कर में मत पड़ना, बल्कि समाज में जाना, समाज के उद्धार के लिए काम करना। अगर समाज का उद्धार होगा तो उसमें तेरा भी उद्धार होगा। हमारे नौजवानों ने क्या सोचा? बाबा साहब अम्बेडकर 1939 में कहा, लिख लो अपनी दीवारों पर तुम शासन करती जमात हो। क्या कहा? लिख लो अपनी दीवारों पर तुम शासन करती जमात हो। हमारे नौजवानों ने क्या किया? शासन करती जमात बनने के लिए शिक्षा हासिल किया, और शिक्षा हासिल करने के बाद नौकरी हासिल की, और नौकरी जब हासिल लोगों ने किया तो अपने समाज को छोड़ दिया। जब अपने समाज को छोड़ दिया तो आज हमारे सामने ये रिजल्ट है कि आज हमारी सारी समस्या का जड़ पैदा होता जा रहा है। आज हमारे सामने ये हजारों समस्या पैदा होती जा रही है। तो साथियों, अगर इन समस्याओं से निजात पाना चाहते हो तो कीमत चुकानी पड़ेगी। पहला कीमत, आपको समय लगाना पड़ेगा। दूसरा कीमत, आपको अपनी बुद्धि लगानी पड़ेगी। ये जो संगठन चलाया जा रहा, ये कोई राज्यव्यापी संगठन नहीं है, राष्ट्रव्यापी संगठन है। 22 राज्यों में इसका शाखा है, 22 राज्यों में कार्यरत है। तो अगर ये राष्ट्रव्यापी संगठन है तो आपको इस राष्ट्रव्यापी समाज को तैयार करने के लिए, आंदोलन तैयार करने के लिए आपके पास जो खोपड़ी है, जो दिमाग है, वो समाज को आजाद करने के लिए लगाना। हमारा दिमाग जो लगता है IPL के लिए, हमारा दिमाग जो ऑनलाइन गेमिंग के लिए लगता है, इससे आपका कोई भला होने वाला नहीं है। बल्कि अगर आप अपने समाज का उद्धार करना चाहते हो तो समाज हित के लिए अपना दिमाग लगाना होगा, अपना हुनर लगाना होगा, अपने हुनर को लगाना होगा। जो आपके पास हुनर है उस हुनर को लगाओ। हमारे पास बोलने का हुनर, हम लोगों को जगाते हैं। आपके पास भी ये हुनर है, आप भी समाज के लोगों को तैयार करो। जितना जल्दी तैयार करोगे उतना जल्दी आजाद हो जाओगे, उतना जल्दी हम समाज
समस्या से समाधान कर लेंगे। जितना ज़्यादा जल्दी ये काम करेंगे उतना जल्दी उतना कम नुकसान होगा। जितना ज़्यादा आप वेट करोगे, जितना ज़्यादा समय लगाओगे, उतने ही हमारे समाज का नुकसान होगा। इसलिए हमारे पास समय कम है साथियों, इसलिए आप जैसे नौजवानों की ज़रूरत है। अगर ये नौजवान केवल ये नौजवान अगर चाले, इस देश में 35% युवा है, अगर ये 35% युवा इकट्ठा होकर के अपने अधिकार के प्रति सजग हो जाए तो इस देश में युवा तय करने लायक हो जाएगा कि हम इस देश को कैसे चलाना चाहिए। इस देश का युवा तय करने लायक होगा कि इस देश की रक्षा कैसे होगी। इस देश का युवा तय करने लायक होगा इस देश में इंजीनियर कैसे पैदा होंगे। अगर ये युवा इकट्ठा हो जाए तो ये इकट्ठा करने के लिए ये अधिवेशन कर रहे हैं। इसलिए ये जो यहाँ प्रांगण में आप सभी लोग आए हो, आप सभी लोगों नौजवानों से अपील करना चाहते हैं कि यहाँ से जाने के बाद घर मत बैठना। यहाँ से जाने के बाद आप अपने समाज के SC ST OBC माइनॉरिटी के विद्यार्थियों को जगाओ, इकट्ठा करो, उनको बताओ, अपने अधिकार के प्रति सजग करो और तैयार करो, संगठित करो। और संगठित शक्ति से हम लोग बड़ा परिवर्तन कर सकते हैं। अगर ये काम हम लोग करते हैं तो निश्चित तौर पर जल्दी ही हम लोग इस देश में हुक्मरान बन सकते हैं, राजा बन सकते हैं। साथियों, एक संदेश है इस विषय में एक लगाया गया है, EVM मशीन की वजह से बेरोजगारी बढ़ रही है। EVM मशीन की वजह से अगर बेरोजगारी बढ़ रही है तो EVM को हटाने के लिए हमें सड़क पर उतरने की तैयारी करनी होगी। अभी ये बात बताने की जरूरत नहीं है। हमें लगता आपको कि EVM से कैसे फ्रॉडगिरी होती है। अभी कल एलन मस्क ने ट्विटर दुनिया में कोई ऐसा टेक्निकल चीज नहीं है जिसे हैकिंग किया जा सकता। हाँ, दुनिया में हर चीज हैक की जा सकती है। अब दुनिया का टेक्नोलॉजिस्ट कह रहा है कि हर चीज हैक की जा सकती है। भारत का पता नहीं कौन सा इंजीनियर ये न्याय चुनाव आयोग बनाया गया है, किस यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग करके आए हुए हैं मुझे तो नहीं पता। आप लोग बता दीजिएगा मुझे कि वो किस यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग करके आए हैं। वो कह रहे हैं कि नहीं, हमारा EVM मशीन सुरक्षित है, हैक नहीं हो सकता। अब उनकी कौन सी इंजीनियरिंग चल रही है? दुनिया का टेक्नोलॉजिस्ट कह रहे हैं, एलन मस्क कह रहे हैं कि हर चीज हैक की जा सकती है, यानी EVM मशीन को भी हैक किया जा सकता है। और आपका चुनाव आयोग कह रहा है नहीं किया जा सकता। अब इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है? तो ये जो झूठ है, इस झूठ का पर्दाफाश करना होगा समाज में, और समाज के लोगों को EVM मशीन के खिलाफ आने वाले 30 अक्टूबर को भारत बंद का भारत मुक्ति मोर्चा के बैनर तले मान्यवर वामन मेश्राम साहब, जो बहुजनों के नायक मान्यवर वामन मेश्राम साहब के नेतृत्व में भारत बंद का ऐलान किया गया है। तो मैं राष्ट्रीय प्रभारी के तौर पर इस मंच के माध्यम से इस बात के अपने विद्यार्थियों, नौजवानों को, देश भर के युवाओं विद्यार्थियों से अपील करना चाहता हूँ कि ये EVM की वजह से आज बड़े पैमाने के पर आपका सत्यानाश हो रहा है, आपका भविष्य गर्त में है। तो आपके पास अवसर है, ये नेतृत्व आपके सामने मिले हुए है। इस नेतृत्व में आने वाले 30 तारीख को जो भारत बंद का भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा ऐलान किया गया है, मैं पूरे देश भर में इस भारत बंद का समर्थन जाहिर करता हूँ। और साथ में हम अपने नौजवानों और विद्यार्थियों को ये अपील करता हूँ कि यहाँ से जाने के बाद आपको कमेटियां बनानी है और ज़्यादा से ज़्यादा भारत बंद पर फोकस करना है। और भारत बंद इतना बड़ा भारत बंद होना चाहिए कि EVM मशीन का बंदोबस्त होना चाहिए। अगर ये काम आप लोग करते हो तो आने वाले समय पे आप इस देश में हुक्मरान बन सकते हो। आप लोग ये काम करेंगे, ऐसा आशा और विश्वास
विश्वास करते हैं। साथियों, कीमत चुकाए बगैर परिवर्तन नहीं होता है। तो हमने 4 कीमत बताया। अंतिम कीमत यह है कि आपको अपना पैसा खुद लगाना पड़ेगा। आपको अपना पैसा लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये आंदोलन, ये स्वाभिमानी स्वावलंबी आंदोलन हम लोग चला रहे हैं। किसी नेता के बलबूते का आंदोलन नहीं चला रहे हैं। ये विद्यार्थी मोर्चा का जो आंदोलन है, यह स्वाभिमानी स्वावलंबी आंदोलन है। ये अपने बल पर यह आंदोलन चला रहा है, समाज के सहयोग से आंदोलन चला रहा है। इसलिए आप सभी समाज के जो आप लोग यहाँ पर उपस्थित हो, आप लोगों से भी निवेदन करना चाहते हैं कि आप भी अपने हिस्से के, अपने कमाई का, जैसे बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, अपने कमाई का जो समाज 20% 20वां हिस्सा लगाएगा वो समाज मुक्त रहेगा, आज़ाद रहेगा। तो आप भी अगर इस देश में आज़ाद होना चाहते हो, अगर इस देश में परिवर्तन चाहते हो, तो आपको भी अपने पॉकेट मनी का, मैं जानता हूं कि आप विद्यार्थी हो, आपके पास पैसे नहीं है, मगर जो घर से मिलता है पॉकेट खर्च, उस पॉकेट खर्च से भी आपको अपने समाज के उद्धार के लिए धन लगाना चाहिए। आप सभी लोग इस काम को लगाएंगे, ऐसा आशा और विश्वास करते हैं। आप लोगों ने हमें सुना, अवसर दिया, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।